अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मेरे पीछे तारीख़ के इन दो अजीम मुजाहिदों को देखिए। ये हैं शेख इस्माइल हानिया और ये हैं सैयद हसन नसरुल्लाह। इन दोनों की हाल ही में शहादत हुई है। इन दोनों को शहीद किया है इसराइल ने, और इन दोनों को एक ही एजेंडा और मकसद की वजह से इसराइल ने शहीद किया है, यानी फ़लस्तीन की आज़ादी, फ़लस्तीन के लिए जिद्दोजहद, क़िबले अव्वल को आज़ाद कराने की कोशिश और लड़ाई। लेकिन दोनों का मसलक अलग अलग है, दोनों की नेशनलिटी अलग है। शेख इस्माइल हानिया सुन्नी और हनफी मुसलमान के तौर पर जाने जाते थे और ये शिया मुसलमान थे, लेकिन दोनों का कातिल एक ही दुश्मन है और दोनों को एक ही हदफ और मकसद के लिए मारा गया है। लेकिन जब दोनों की शहादत की खबर सामने आती है तो उम्मत मुस्लिमा में अलग अलग अंदाज से तबसरा किया जाता है। जब इनकी शहादत का मामला सामने आया था तो कहा जा रहा था ईरान इसमें मुलव्विस है, हिजबुल्लाह ने साथ नहीं दिया है, यह हिजबुल्लाह के नेताओं ने शेख इस्माइल हानिया की शहादत का सौदा किया है। लेकिन जिस दुश्मन ने शेख इस्माइल हानिया को पिछले महीना शहीद किया था ईरान की राजधानी तेहरान में, उसी दुश्मन ने लबनान की राजधानी बैरूत में हसन नसरुल्लाह को भी शहीद कर दिया। और इस तरह आलम इस्लाम में जो दो अहम रहनुमा माने जाते थे, जो फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए कोशिश कर रहे थे, उन दोनों को 2 महीना के दौरान ही इजराइल ने शहीद किया। इजराइल ने अपने एक मकसद में बड़ी कामयाबी तो हासिल की है, लेकिन जंग के हदफ में अभी तक उसको कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। अफसोस की बात यह है कि जब हसन नसरुल्लाह की शहादत की खबर सामने आती है तो कुछ लोग जश्न मनाते हैं, कुछ लोग खुशियाँ मनाते हैं। और इंडिया में अगर शाम में सुन्नी मुसलमान जश्न मनाते हैं तो उनको जश्न मनाने का हक़ है, लेकिन अगर इंडिया के मुसलमान ऐसा कर रहे हैं, पाकिस्तान के मुसलमान ऐसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शिया मर गया और गालियाँ दी जा रही है, तो बेहद शर्म की बात है, क्योंकि इनका और इनका दोनों का एजेंडा एक था। दुश्मन ने इनसे इनका मसलक, इनका फ़िरक़ा और इनका हदफ पूछे बगैर इनको शहीद किया है और दोनों को बहुत ही बेदर्दी से मारा गया है। इनके रूम में बम नसूब किया गया था और इनको शहीद किया गया। और हसन नसरुल्लाह जिस बिल्डिंग में थे, पार्टी की एक मीटिंग होने वाली थी, वहां जा रहे थे। वो एक 14 मंजिला इमारत थी। उस बिल्डिंग को, उस इमारत को इजराइल ने बंकर बुस्टर से निशाना बनाया। जो हथियार उसे अमेरिका ने दिया था, उस हथियार में इतनी ताकत होती है कि 60 फीट नीचे तक वो गहराई तक पहुंच जाता है, वहां तक की चीज़ों को वो तबाह बर्बाद कर देता है। और वैसा ही हुआ। जिस बिल्डिंग में हसन नसरुल्लाह मौजूद थे, उस बिल्डिंग पर जब इसराइल ने हमला किया तो उस बिल्डिंग के परखचे उड़ गए हैं, हर तरफ उसका मलबा बिखरा हुआ है और 60 फीट की गहराई तक उसमें खुदाई हो गई है। हसन नसरुल्लाह कोई आम और मामूली शख्स नहीं, बल्कि पिछले 32 सालों से हिजबुल्लाह की क़यादत कर रहे थे, हिजबुल्लाह को संभाल रहे थे और हिजबुल्लाह को लबनान के तमाम मैदानों में इन्होंने मजबूत बना लिया था। हिजबुल्लाह लबनान की मजबूत सियासी जमात बन गई थी, हुकूमत में असर व रसूख था। उसके अलावा हिजबुल्लाह वहाँ की रिफाई और समाजी तंजीम के तौर पर भी अवाम में मकबूल हो गई थी और हिजबुल्लाह का जो अस्करी विंग है वो भी बहुत ज़्यादा मकबूल हो गया था। लबनान पर कई मरतबा इसराइल ने कब्ज़ा करने की कोशिश की, लेकिन हसन नसरुल्लाह ने कामयाब नहीं होने दिया और इसराइल को रोके रखा। पिछले 32 सालों से इजराइल का निशाना थे हसन नसरुल्लाह। बार बार इजराइल ने इनको मारने की, कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन हर मरतबा इसराइल को नाकामी का सामना करना पड़ा और आखिरकार इस दौरान आकर के हसन नसरुल्लाह की इजराइल के हमला में शहादत हो गई है। हसन नसरुल्लाह से कुछ मामलों में इख्तिलाफ किया जा सकता था और होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग मामला है। जैसे सीरिया का मामला है, शाम में सुन्नी मुसलमान ज़्यादा हैं, शियों की आबादी कम है, लेकिन हुकूमत वहाँ बशारुल असद की है और शाम के सुन्नी मुसलमानों पर बशारुल असद की हुकूमत की तरफ से जुल्म और अत्याचार किया जाता है। और शाम के सियासी मामले में हसन नसरुल्लाह और इनकी जो तंजीम है हिजबुल्लाह, वो हमेशा बशारुल असद के साथ रही है, उनका सपोर्ट करती रही है। इसलिए शाम के जो सुन्नी मुसलमान हैं वो इनके ख़िलाफ़ रहते हैं या उनको दुश्मन मानते हैं। इसी तरह लबनान में जो सुन्नी मुसलमान हैं वो इनके ख़िलाफ़ है। लेकिन वो एक वहाँ का मामला है। जब बात फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए आएगी, फ़लस्तीन की जिद्दोजहद के लिए आएगी, तो दोनों यहाँ पर एक बराबर हैं। गज़ा पट्टी पर 7 अक्टूबर के बाद जब इसराइल ने हमला किया, गज़ा पट्टी को कब्रिस्तान में तब्दील करने का इसराइल ने फैसला किया, तो गज़ा पट्टी पर लबनान
لبنان سے حزب اللہ نے حملہ کرنا شروع کر دیا۔ روزانہ ہی دونوں طرف سے فائرنگ کا اور حملوں کا تبادلہ ہوتا رہا۔ 200 سے زیادہ اسرائیلی آرمی کی ہلاکت ہوئی اور تقریباً 1500 حزب اللہ کے اراکین اور لبنان کے عام شہریوں کی بھی اسرائیل کے حملہ میں ہلاکت ہوئی۔ ادھر آ کر حملوں کا سلسلہ بڑھ گیا اور دیکھیے کہ غزہ پٹی کی خاطر ہی اس مرتبہ حزب اللہ نے اسرائیل پر حملہ شروع کیا تھا، اور اس حملے کا اتنا زیادہ اسرائیل پر اثر ہوا تھا کہ جو نارتھ اسرائیل کا ایریا ہے وہاں رہنا مشکل ہو گیا تھا اسرائیل کے لوگوں کے لیے، اور تب آ کر کے تابڑتوڑ اس پر حملہ شروع کیا حزب اللہ پر، ان کے قائدین پر، اور 20-25 سے زیادہ حزب اللہ کے سینئر لیڈرز مارے گئے ہیں۔ تو ایجنڈا اور مقصد دونوں کا ایک ہے، اس لیے یہاں پر آ کر کے اس طرح کی باتیں کرنا زیب نہیں دیتی ہے۔ میں آگے آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیے یہ جو نقشہ ہے آپ اس کو سمجھیے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسرائیل ہے، یہ جو چھوٹی سی پٹی ہے غزہ ہے، یہ ایجپٹ ہے، اس کے بعد ادھر جردن ہے جو اسرائیل سے ملا ہوا ایریا ہے، ادھر سیریا ہے، اور یہ لبنان ہے۔ اسرائیل یہاں پر بیچ میں ہے، سینٹر میں ہے، ادھر سے ریڈ سی ہے۔ اب اسرائیل کی کوشش کیا ہے کہ اس کے آس پاس جتنے ممالک ہیں ان سب کو کمزور کر دے، وہاں اپنی آرمی کو بیٹھا دے، وہاں اپنا خوف جما دے تاکہ آئندہ اس کو کوئی چیلنج نہ کر سکے اور اسرائیل آگے بڑھتا رہے۔ اسرائیل کو اگر کمزور کیا جا سکتا ہے، یا فلسطین کی آزادی کا خواب اگر شرمندہ تعبیر ہوگا، یا کوئی ممالک اگر اچھی طرح اس جنگ میں کامیاب ہو سکتا ہے تو وہی ممالک ہے جو اسرائیل کے پڑوس میں ہیں۔ تو اسرائیل نے شروع سے یہ ایک پلاننگ کے ایک منصوبہ بنایا کہ اس کے آس پاس کے جتنے ممالک ہیں ان سب کو کمزور کر دیا جائے، یا ان کے ساتھ رشتے ایسے بنا لیا جائے کہ وہ ممالک اس کے ساتھ خطرہ نہ بنے۔ صرف ایک ملک ایسا لبنان بچا ہوا تھا جس کے ساتھ اسرائیل نے رشتہ بہتر بنانے کی کوشش کی۔ لبنان میں اسرائیل نے اپنی آرمی تک کو بیٹھایا، لیکن حزب اللہ نے اسرائیل کے اس ایجنڈا کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ 2000 میں اسرائیل نے لگاتار اسرائیل پر حملہ کیا، معاف کیجیے گا، حزب اللہ نے لگاتار اسرائیل پر حملہ کیا، اور حزب اللہ کو 2000 میں لبنان چھوڑ کر بھاگنا پڑا تھا۔ 2006 میں دوبارہ قبضہ کرنے کی یا لبنان میں اپنی آرمی بھیجنے کی کوشش کی تھی اسرائیل نے، لیکن حزب اللہ نے کامیاب نہیں ہونے دیا، اور ادھر نارتھ اسرائیل پر لگاتار حملہ رہا۔ اب یہ دیکھیے یہ جو اسرائیل ہے یہ ویسٹ بینک ایریا ہے، غزہ پٹی ہے، اور پہلے اسرائیل صرف اتنا سا تھا بیچ میں، اب تقریباً پورا کا جو پورا ہے اسرائیل ہو گیا ہے، ویسٹ بینک فلسطین تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے۔ اب اس کے اس سائیڈ میں ایجپٹ ہے، ایجپٹ سے اسرائیل نے اچھے سفارتی رشتے قائم کر لیے ہیں 1974 کے بعد اور 1978 کے بعد، اور اب اسرائیل اور ایجپٹ آپس میں لڑنا نہیں چاہتے ہیں، تو ایجپٹ سے بھی فلسطینیوں کو کوئی مدد نہیں مل پاتی۔ مصر سے اسرائیل پر کوئی حملہ پوسیبل نہیں ہے۔ ادھر جورڈن ہے اور جس کو اردن کہا جاتا ہے، اردن کی سرحد سب سے زیادہ اسرائیل اور فلسطین سے ملتی ہے۔ اب دیکھیں کتنا بڑا ہے، یہاں سے لے کر کے پورا اردن کا ایریا ہے، اردن سے ادھر پھر سعودی عرب ہے، تو اردن کا اتنا بڑا ایریا ہے، اتنا بڑا رقبہ اسرائیل اور فلسطین کی سرحد سے اردن کا ملتا ہے۔ لیکن اردن کے اسرائیل سے گہرے رشتے ہیں۔ جب بھی یمن سے کوئی اٹیک ہوتا ہے، کوئی میزائل داغا جاتا ہے کہیں سے بھی، تو اردن کی سرکار کہتی ہے کہ اسرائیل پر اگر کوئی حملہ کیا گیا تم اپنے ایئر اسپیس سے اس کو جانے نہیں دیں گے، اس کو مار گرائیں گے، ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ یعنی اردن کھل کر اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے، کسی طرح کی مدد نہیں کرتا ہے۔ اردن میں حماس کی آفس تھی، اس کو بھی اردن کی سرکار نے برداشت نہیں کیا، اور بعد میں حماس کی جو پولیٹیکل آفس ہے وہ قطر میں بنائے گئے کیونکہ اردن کی حکومت نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ اردن کے بعد ایک ملک ہے شام جس کو سیریا کہا جاتا ہے۔ سیریا کی بھی سرحد اسرائیل اور فلسطین سے ملتی ہے، لیکن سیریا خود خانہ جنگی کا شکار ہے، اور یہاں پر گولان ہائٹ اگلے نقشہ میں دکھاؤں گا، اس پر اسرائیل نے ایک طرح سے قبضہ کر رکھا ہے۔ ادھر اس کے بعد لبنان کا ایریا آ جاتا ہے، لبنان میں حزب اللہ مضبوط ہے، تو لبنان کے ساتھ بھی رشتہ بہتر بنانے کی یا وہاں اپنی فوج رکھنے کی کوشش کی اسرائیل نے، لیکن حزب اللہ نے یہاں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ آپ اس کو مزید اس طرح سمجھیے کہ یہ تفصیلی نقشہ ہے، اور دیکھیے یہ اسرائیل ہے پورا کا پورا، اس کے بعد یہ جارڈن ہے، یہاں یہ سیریا آ جاتا ہے، ادھر لبنان آ جاتا ہے۔ تو لبنان سے سٹا ہوا زافیٹ اور یہ جو نارتھ اسرائیل کا ایریا ہے، حزب اللہ کی طرف سے لگاتار یہاں حملے ہوتے رہے، اور اس علاقہ میں جو اسرائیلی شہری ہے وہ رہنے کو تیار نہیں تھے، وہ چھوڑ چھوڑ کر لگاتار جا رہے تھے، ریفیوجی بن گئے تھے۔ اب اسرائیل کو لگنے لگا کہ ایک طرف غزہ پٹی میں ہماری جنگ جاری ہے، ادھر ہم پھنسے ہوئے ہیں، حماس کے ساتھ ہماری لڑائی پچھلے 12 مہینوں سے جاری ہے، 12 مہینوں میں ہم نے پورے غزہ پٹی کو تباہ کر دیا، لیکن ہدف میں کامیابی نہیں مل سکی۔ ادھر لبنان سے جب حملہ ہونے لگا تو اسرائیل کی حالت اور زیادہ خراب ہو گئی، چنانچہ اسرائیل نے تابڑتوڑ حملہ کرنے کا پلان کیا اور کہا کہ لبنان کی میں جو حزب اللہ ہے اس کی ہم کمر توڑ دیں گے۔ لیکن اب حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد ہاشم صفی الدین کو ان کا
का नया सरबराह या जानशीन मुंतखब किया गया है। हो सकता है कि अगले दिनों में कोई और भी जानशीन बने। फिलहाल आर्जी तौर पर हाशिम सफीउद्दीन को जानशीन बनाया गया है और हिजबुल्लाह ने वाज़ेह लफ्ज़ों में ऐलान कर दिया है कि हिजबुल्लाह भी जिंदा है। हिजबुल्लाह की जो लड़ाई है फ़लस्तीन के लिए वो जारी रहेगी। गज़ा पट्टी की हिमायत लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से रहेगी, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज़्यादा जंगजू मौजूद हैं और हिजबुल्लाह हथियार नहीं डाल सकते। तो आप ये पूरा नक्शा भी देख सकते हैं तफसील से कि पूरा इजराइल का एरिया है जो बन गया। असल में ये फ़लस्तीन है, उसके बाद ये गज़ा पट्टी का छोटा सा एरिया है, इधर ये लबनान है और ये जो गोलान हाइट्स आप देख रहे हैं तो इसको भी इजराइल ने कब्ज़ा कर रखा है, जो शाम का एरिया है। और शाम की जो भी हुकूमत है बशारुल असद की बेहद ही कमज़ोर हुकूमत है। इस सरकार में इस वक्त इतनी ताकत और क़ुव्वत नहीं है कि उनका मुकाबला कर सके। लबनान से हमला किया जाता है गोलान की पहाड़ी पर भी जो इजरायली ऑक्यूपाइड है और बार बार इजराइल को बताया जाता है कि तुम ये इलाका छोड़कर जाओ, तुमने यहाँ गलत कब्जा कर रखा है। इधर लबनान पर भी इजराइल कब्जा करने की कोशिश करता, लेकिन हिजबुल्लाह ने कामयाब नहीं होने दिया। तो अब देखिए कि शाम की हुकूमत कमज़ोर पड़ गई तो गोलान हाइट्स पर या गोलान की पहाड़ी पर इजराइल ने कब्जा कर लिया और शाम तक में अपने आप को महफूज कर लिया कि उधर से कोई अटैक ना हो। यही कोशिश लबनान में थी, लेकिन हिजबुल्लाह ने कामयाब नहीं होने दिया। उर्दून की सरकार पहले से इजराइल की झोली में है, इजिप्ट कुछ कर नहीं पा रहा है। गज़ा पट्टी की सरहद का ये जो एरिया है थोड़ा सा इजिप्ट से मिलता है और इजिप्ट भी अपने दरवाजे नहीं खोलता। तो ये पूरा नक्शा है जिससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह परेशान किया जा रहा है और इजराइल की कोशिश है कि आसपास के जितने ममालिक हैं उन सब पर उसका कंट्रोल हो जाए या वो सब ममालिक कमज़ोर हो जाए, ताकि इसराइल का ग्रेटर इसराइल का मंसूबा आगे बढ़ सके और इसराइल को किसी तरह का कोई ख़तरा ना हो और इसराइल आगे बढ़ता रहे। अब देखिए इसराइल की जो सूरत हाल कि इसराइल कैसे बढ़ता गया, ये 1947 का नक्शा है। 1947 में ये पूरा जो ग्रीन आपको दिख रहा है फ़लस्तीन था और ये सिर्फ जो सफ़ेद आपको दिख रहा है ये सिर्फ इजराइली यहूदी हैं। और उस वक्त यानी 1947-48 से पहले रूस में यहूदियों का कत्लेआम हो रहा था, जर्मनी में यहूदियों का कत्लेआम किया गया, पूरे यूरोप से यहूदियों को भगाया जा रहा था, कहीं यहूदियों को ठिकाना नहीं मिल रहा था, पूरी दुनिया से उनको निकलने पर मजबूर किया जा रहा था। तब फ़लस्तीन में मुसलमानों ने उनको रहने की इजाज़त दी और कहा तुम पर जुल्म हो रहा है, तुम पर अत्याचार हो रहा है, तो तुम हमारे यहाँ करके रह लो। तो जुल्म और अत्याचार की वजह से यहूदियों को मुसलमानों ने फ़लस्तीन में रहने की इजाज़त दी। थोड़ी बहुत उन्होंने ज़मीन ख़रीदी, कुछ ज़मीनें मुसलमानों ने अपनी तरफ से दे दी और यहाँ पर ये बस गए यहूदी आकर के। उसके बाद 1947 में बाज़ाब्ता इन्होंने अपनी आबादी को बढ़ा ली, खुफिया तौर पर तंजीम बना लिया, एक मलेशिया बना ली और इजराइल के क़याम का ऐलान कर दिया। और जो मुसलमान थे, जो फ़लस्तीनी थे जिन्होंने को बसाया था, उन पर इन लोगों ने हमला करके शुरू कर दिया और हमला करके 1947 में इतने इलाक़ा पर इजराइल ने अपना कब्ज़ा जमा लिया। यूनाइटेड नेशन ने भी इजराइल और फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया और फ़लस्तीन से ज़्यादा ज़मीन यूनाइटेड नेशन ने भी इजराइल को दे दी। अब देख सकते हैं कि जब तकसीम हुआ तो जो वाइट एरिया है ये इजराइल का है और ये जो ग्रीन एरिया है फ़लस्तीन का है। तो इजराइल को ज़्यादा ज़मीनें दे दी गई यूनाइटेड नेशन की तरफ से, फ़लस्तीन को कम। उसके बाद 1967 में अरब इजराइल जंग होती है और उस जंग में फ़लस्तीन के कई इलाकों पर भी इजराइल ने कब्ज़ा कर लिया और इजराइल का सिलसिला बढ़ता गया। यहाँ तक देखिए पूरा जो वाइट है इजराइल बन चुका है और अब इजराइल इतना बड़ा बन चुका है। थोड़ा सा वेस्ट बैंक रामल्ला का एरिया है, गज़ा पट्टी का एरिया है, बकिया पूरा का पूरा अब इजराइल हो चुका है। तो ये इजराइल की गद्दारी है और इसी के लिए कोशिश है कि जो इजराइल के आसपास के ममालिक है उनका फ़ौजी तौर पर मजबूत होना, ताकतवर होना बहुत ज़रूरी है, तभी इजराइल को रोका जा सकता है। वरना इजराइल से जिस तरह फ़लस्तीन का नामो निशान मिटा दिया गया, आगे लबनान, उर्दून और मिस्र पर भी कब्ज़ा हो सकता है, आगे इराक़ तक इजराइल का मंसूबा है पहुँचने का, इसलिए कोशिश हो रही है। आप ये लबनान का नक्शा देखिए कि पूरा का पूरा लबनान है, इधर इजराइल है और यहीं से बैरूत पर हमला किया है इजराइल ने और कोशिश है कि जो लबनान है वहाँ भी इजराइल का कब्ज़ा हो जाए, जिस तरह गोलान हाइट्स पर कब्ज़ा कर रखा है। इसको इंटरनेशनल मीडिया में भी और मैप में भी इजरायली ऑक्यूपाइड ही लिखा जा रहा है, क्योंकि इजराइल ने इस पर कब्ज़ा कर रखा है। ख़ुद जो पूरा का इजराइल है वो भी मकबूजा फ़लस्तीन है। तो ये पूरी सच्चाई है हिजबुल्लाह की और क्या कहते हैं कि इस्माइल हानिया या हमास की, कि दोनों रहनुमा है और इन दोनों रहनुमाओं को एक ही दुश्मन ने शहीद किया है, एक ही दुश्मन ने मारा है और एक ही मकसद के लिए मारा है, क्योंकि इन दोनों की तंजीम फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ रही थी। दोनों फ़लस्तीन के लिए अपनी जान कुर्बान कर देना चाहते थे। इन दोनों का एजेंडा और मकसद है क़िबला अव्वल की आज़ादी और इसराइल को उस खत्ते में कमज़ोर करना। इसलिए
वहाँ उनके इख्तलाफ उनके मामलों के लिए हो सकता है कि एक का एजेंडा अलग हो। जैसे आप अमेरिका, रूस और चीन की मिसाल ले लीजिए कि चीन से इस वक्त दुनिया को बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि चीन सुपर पावर बन रहा है, अमेरिका कमज़ोर होगा तो चीन जिस तरह अफ़गानिस्तान की मदद कर रहा है, पाकिस्तान की मदद कर रहा है, या ईरान और अरब के दरमियान चीन अच्छा खासा समझौता करा रहा है, बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया को इस वक्त सबसे ज़्यादा उम्मीद चीन से है क्योंकि चीन सुपर पावर बन रहा है, अमेरिका से मुस्लिम दुनिया नाराज़ है। लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे कि उसी चीन में संख्यांक एक सूबा है जहां मुसलमानों को कैदी बना दिया गया है, जहां मुसलमानों को बोलने की, लिखने की, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी नहीं है। वहाँ के जो मुसलमान हैं एक अलग स्टेट की मांग कर रहे हैं, आज़ादी की मांग कर रहे हैं। उनको लगता है कि हमारा ख़ित्ता अलग है, हमारी ज़ुबान अलग है, हमारा कल्चर अलग है, हमारी तहजीब अलग है, इसलिए संख्यांक को एक सेपरेट और अलहदा स्टेट होना चाहिए। लेकिन चीन ऐसा नहीं करने दे रहा है। तो चीन का एक वो पहलू है कि किस तरह वो जुल्म सितम ढा रहा है। दूसरी तरफ चीन से दुनिया भर को उम्मीद है, दुनिया भर के मुसलमान चीन की तरफ उम्मीद लगाए बैठा है। तो ऐसा ही हिजबुल्लाह का मामला है कि हिजबुल्लाह मस्जिद अक्सा के लिए, फ़लस्तीन के लिए हम सब के लिए काबिल कबूल है, हम सब के लिए काबिल फ़ख्र है। दूसरी तरफ सीरिया का मामला है, वहाँ एक सियासी लड़ाई है और वहाँ हिजबुल्लाह सुन्नी मुसलमानों का साथ देने के बजाय वो बशारुल असद के साथ है। ये अलग बात है कि बशारुल असद की हुकूमत पर दबाव होना चाहिए, दुनिया को पूछना चाहिए बशारुल असद से कि क्यों वहाँ के सुन्नी मुसलमानों पर अभी तक जुल्म और अत्याचार हो रहा है, हुकूमत में उनको शरीक क्यों नहीं किया जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए, फिर मुलाकात होगी। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आज़ाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज़ है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।